गुड मॉर्निंग एवरीथिंग। राम टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल SR टेक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया वो अपकमिंग वैकेंसीज और यूपीपीसीएल की जो आई हुई वैकेंसीज TG2 है उसके बारे में बात की, उसके सिलेबस के बारे में बात की, कैसे पढ़ना है हम लोगों को इसके बारे में बात की, कब वैकेंसीज आएंगी इसके बारे में बात की, कितनी वैकेंसीज आएंगी इसके बारे में बात की। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मैंने पढ़ाई का जो शेड्यूल था वो आप लोगों को बता दिया है। अभी आप लोग SR टेक लाइव यूट्यूब चैनल पर क्लासेज ले सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था, एप्लीकेशन जो SRTC ऐप्स है उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। उस पर भी क्लासेज जो होंगी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कब क्या शेड्यूल होगा उसके बारे में जैसे ही हम लोग उस पर क्लास डालते हैं तो आपको वीडियो में बता दिया जाएगा, जो आपको यूट्यूब चैनल पर डाला जाएंगे। अभी हम यूट्यूब चैनल पर अपनी क्लासेज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की। कुछ टॉपिक्स ऐसे लेते हैं हम लोग जो सभी जगह काम आते हैं, चाहे वो मशीन हो, चाहे हम लोग पावर सिस्टम पढ़ें या फिर हम मेजरमेंट पढ़ें या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ें। तो बेस जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या आता है? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ इतनी सी बातें आती हैं कि करंट क्या होता है, रजिस्टेंस क्या होता है, करंट कैसे फ्लो होता है, करंट का अपोज रेजिस्टेंस कैसे करता है, वोल्टेज क्या होता है, EMF क्या होता है, EMF कैसे प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज के ऊपर करंट किस प्रकार से डिपेंड करता है, क्या हमारा कॉन्सेप्ट है वोल्टेज को प्रोड्यूस करने का या वोल्टेज को उत्पन्न करने का, जिससे करंट कैसे फ्लो होगा, वास्तविकता में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, कंडक्टर के अंदर फ्लो होगी या सेमीकंडक्टर के अंदर फ्लो होगी या इंसुलेटर के अंदर फ्लो होगी, कितनी फ्लो होगी। किसी के अंदर हम लोग देखते हैं ज़्यादा करंट फ्लो होता है उसी वोल्टेज पर, किसी के अंदर उसी वोल्टेज पर कम करंट फ्लो होता है। दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसको हम लोग किसी एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करके प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर बात करें सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग सोलर सेल के द्वारा। काइनेटिक एनर्जी को, डायनेमिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। विंड एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो अलग अलग माध्यम हो गए, जैसे सेल है या हमारा थर्मल पावर प्लांट है या विंड पावर प्लांट है या हाइड्रोलिक पावर प्लांट है। जहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग तो अलग अलग प्रकार की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि करंट होता क्या है। आप लोग जैसा अच्छी तरह से जानते हैं, करंट की अगर बात की जाए, जिसे आप लोग कहते हैं धारा, ये धारा कुछ नहीं होती, चार्ज के प्रवाह की दर। चार्ज मतलब आवेश, चार्ज के प्रवाह की दर ही हमारी क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। अर्थात आप कह सकते हैं I बराबर Q/T। यहां पर दोस्तों Q क्या है? Q है आवेश, जिसे हम कहते हैं चार्ज। सपोज कर लो, अगर हम लोग बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन्स की
एक इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो कितनी रहती है? 1.60 × 10⁻⁻⁹ कूलम। यदि मुझे किसी चार्ज को कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम कैसे करेंगे? टोटल चार्ज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज। मान के चलो, सपोज करो किसी भी कंडक्टर के अंदर से 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज की वैल्यू है 1.602 × 10⁻⁻⁹ कूलम है। तो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो चार्ज टोटल फ्लो हुआ है वो कितना हुआ है? 1.602 × 10⁻18 कूलम। दोस्तों, इसका मतलब एक चीज आप लोगों को समझ में आई है कि यहां पर चार्ज को जो फ्लो कराता है, चार्ज का जो प्रवाहित कराता है, वो कौन कराता है? इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा कराता है? इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी चालक के अंदर इस चार्ज को जो प्रवाहित करने का जो कार्य करेगा, चार्ज को जो फ्लो कराने का जो कार्य करेगा, वो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा फ्लो होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा फ्लो होंगे, चार्ज भी उतना ही अधिक प्रवाहित होगा। और यहां से आप लोग देख रहे हो कि चार्ज जितना ज्यादा फ्लो होगा उतने ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। अर्थात आप लोगों ने यह भी पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो चार्ज प्रवाहित होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही प्रवाहित होता है किसी कंडक्टर्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स किससे फ्लो होते हैं? अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की जाए, हम इलेक्ट्रिकल को भी अगर छोड़ दें एक बार, हम सिर्फ एक नॉर्मली भाषा में बात करते हैं या सामान्य वे में अगर बात करते हैं, तो कोई भी चीज जो होती है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होती है। आज इसकी बात करता हूं मैं, ये कोई एल्यूमिनियम है या कॉपर है या फिर हमारा सिल्वर है, इसके अंदर अभी देखा जाए कंडक्टर होने के बावजूद भी इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसके अंदर करंट कब फ्लो होगा? जब हम इनके दोनों के सिरों इसके दोनों सिरों पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे। इट्स मीन क्या समझे हो आप लोग? अगर हम लोगों ने बात किया कि किसी भी चीज का लेवल दो स्थानों पर बराबर है तो वो मूव नहीं करेगा एक दूसरे की तरफ। अगर हम एक साइड में किसी चीज का लेवल ज्यादा कर देते हैं और दूसरी साइड में उसका लेवल कम होगा, तो हम ये देखते हैं कि वो जहां पर ज्यादा है वहां से कम की तरफ फ्लो होगा। मेरा समझाने का तात्पर्य क्या है कि सपोज कर लो ये कंडक्टर है, वो एल्यूमिनियम कंडक्टर हो सकता है, वो कॉपर कंडक्टर हो सकता है, वो सिल्वर कंडक्टर हो सकता है, एनीथिंग जो भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर करंट तब फ्लो होगा जब हम इनके सिरे पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देंगे। अर्थात एक सिरे पर हम लोग नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा डेवलप कर देंगे। अर्थात आप लोग एक सिरे से चार्ज को निकाल के दूसरे सिरे पर आप एकत्रित कर देते हो, तो यहां पर चार्ज की कमी हो जाती है, नेगेटिव चार्ज की, यहां पर चार्ज क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो ये कहलाता पोटेंशियल डिफरेंस।
जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है तो इसके अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे आप कहते हैं वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में अगर बात किया जाए तो जिसे कहा जाता है वोल्टेज। और उस प्रेशर के कारण क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहां से निकल के जहां पर नेगेटिव चार्ज की कमी है उधर की तरफ फ्लो होगा, और इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम कहेंगे करंट। पर सेकंड ये इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो हुआ इसे ही हम कहेंगे करंट। तो दोस्तों करंट को हम लोग जो मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में। लेकिन आप उसकी दूसरी भी यूनिट दे सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड। जो कि एम्पियर के इक्विवेलेंट होता है। एम्पियर इसकी यूनिट है जिसको इसकी अकॉर्डिंग दूसरी यूनिट भी हम बना सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड। इसका मतलब यहां से एक चीज समझ में आई है आप लोगों के कि यदि एक कूलाम का चार्ज 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो हम कह सकते हैं कि करंट की वो वैल्यू 1 एम्पियर कहलाएगी। 1 कूलाम 1 सेकंड के अंदर अगर फ्लो हुआ तो आपने खुद नहीं कहा था चार्ज के प्रवाह का जो अनुपात होगा या आवेश के प्रवाह की जो दर होगी, दर का मतलब क्या होता है? प्रति सेकंड, प्रति मिनट या प्रति आवर। यहां पर हम प्रति सेकंड में लेके चल रहे हैं, तो हम लोग अगर चार्ज के प्रवाह की दर की अगर बात करेंगे तो दर कैसे निकाला जाता है? टाइम का अगर हम लोग भाग देंगे किसी भी वैल्यू के अंदर तो वहां पर क्या आ जाएगा? उसकी वैल्यूएशन निकल आएगी। तो हम लोग को वो 1 एम्पियर मेजर करना। 1 एम्पियर कब मेजर हो सकता है कि अगर 1 में 1 का भाग दूंगा तो 1 एम्पियर आएगा। यदि 2 कूलाम का चार्ज 2 सेकंड में प्रवाहित हुआ तो भी 1 ही एम्पियर आएगा, क्योंकि प्रति सेकंड तो 1 ही चार्ज फ्लो हुआ है ना, 1 ही कूलाम का। हाँ, मैं ये कहता कि 1 सेकंड में 2 कूलाम का चार्ज प्रवाहित हो रहा है तो आप कह सकते थे सर अब 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। क्या नहीं? क्वेश्चन कभी कभार क्या आ जाता है कि यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा जाए धारा का मात्रक क्या होगा तो आप कह सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड। आपसे अगर ये नहीं आए ऑप्शन में तो आ सकता है एम्पियर। तो ये हमारे क्या है? करंट्स की यूनिट है। अब दोस्तों और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1 कूलाम का चार्ज फ्लो कराने के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो कितनी होगी? बता सकते हैं? 1 कूलाम का चार्ज फ्लो कराने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, बेसिक पढ़ा रहे हैं अभी हम लोग। हाँ सर, आपने पहले फर्स्ट डे ही बेसिक में जो स्टार्ट किया। देखो दोस्तों, किसी भी चीज को हम लोग पढ़ेंगे तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मोस्टली हम लोग सिर्फ परिभाषाएं देने के लिए यहां पर नहीं आए। परिभाषाएं किताबों में, गाइड्स में लिखी हुई है, हम लोग समझने के लिए आए। मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाता हूं तो सिर्फ बेसिक 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 अगर उसका पढ़ाता हुआ चलूंगा तो वो आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। यूजफुल होगा लेकिन जिससे एग्जाम क्रैक नहीं की जा सकती। सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वो, जो कि हम जनरल साइंस के अंदर भी पढ़ लेते हैं। हम लोग थोड़ा सा आप लोग इतना अभी हम लोग किसी चीज़ को डीपली लेके चल नहीं रहे हैं, बेसिक बेसिक ही बता रहे हैं। जैसे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे उस चीज़ को डीपली लेके चलेंगे, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में अच्छी तरह से। क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है दोस्तों कि 1 कूलाम के अंदर या 1 कूलाम चार्ज को प्रवाहित कराने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, या कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलाम का चार्ज प्रवाहित करा पाएंगे। दोस्तों
अगर एक कूलाम के चार्ज की बात की जाए तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों के सामने चार्ज को कैसे निकाला जाता है ये चीज आप लोगों के सामने मैंने समझाई थी। कैसे निकाला जाता है दोस्तों? चार्ज क्या होता है? आवेश क्या होता है? आवेश जो इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी या इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिसिटी ले जाता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही चार्ज कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी होती है, एक इलेक्ट्रॉन्स पर जो इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी होती है वो 1.602 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम होती है। दोस्तों समझने के लिए बहुत कुछ है। हम पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर आप लोगों को दूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं होगा तब तक उस चीज़ को समझना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, इतना आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश होता है। तो ये आवेश क्या होता है? ये आवेश होता है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होती है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है तो फ्लो होने की एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है तो कितनी एनर्जी, कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की लेके गया वो अपने साथ 1.602 × 10⁻⁻⁹। अगर 2 होते हैं तो डबल ले जाएगा, 10 होते हैं तो 10 गुना ले जाएगा। इसी तरह से टोटल चार्ज निकालने का सूत्र जो बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है हमारा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है सपोज कर लो, तो एन इलेक्ट्रॉनों पर कितना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एन इंटू ई। दोस्तों क्या पूछ लिया जाता है कि एक कूलाम का चार्ज प्रवाहित कराने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी? कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपसे पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो कैसे निकालोगे? n बराबर Q/A। ये मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज की वैल्यू। कितना बोल रहा हूं मैं दोस्तों? एक कूलाम। ई की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1.602 × 10⁻⁻⁹। बहुत धीरे धीरे से आप लोगों को इस चीज़ को बताया जा रहा है, तो शायद मुझे ऐसा लगता नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग रिवाइंड करके उस वीडियो को दोबारा देखिएगा, एग्जैक्ट समझ में आ जाएगी। हम लोग के पास जो चार्ज का जो फॉर्मूला है वो है Q बराबर N इंटू E। तो N की जो वैल्यूएशन है वो क्या आ जाएगी? Q/E। तो N बराबर 1 कूलाम। मैंने यही बोला था एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी थी, या कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकंड प्रवाहित होंगे कि धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर होगा या 1 कूलाम होगा आवेश का मान, क्योंकि 1 कूलाम जब प्रवाहित होगा तभी 1 एम्पियर कहलाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। तो दोस्तों अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 10⁻⁻⁹ नीचे है तो जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 1/1.602 और 10⁻⁻⁹ अगर ऊपर गया तो प्लस का हो। इसको कैलकुलेट करके अगर दोस्तों देखोगे आप लोग तो आपके सामने जो वैल्यूएशन आएगी, आपके सामने जो मान आएगा वो कितना आएगा? 1.602 का इसमें भाग दोगे तो 0.624 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तब जाके 1 कूलाम चार्ज प्रवाहित हो सकता है। अर्थात आप समझ रहे हैं मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं? 0.624 ×
19 इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकंड या इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तब जाके 1 कूलाम का चार्ज प्रवाहित होगा। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को 6.24 अगर यहाँ ले जाता हूँ तो यहाँ से एक घात कम कर सकता हूँ तो 18 इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो आप लोग। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 62.4 लिखोगे तो 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो। तो दोस्तों इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो होते हैं तब जाके हमारा कितना 1 कूलाम का चार्ज प्रवाहित हो पाता है। हम लोग यहां से करंट की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो उसको निकालने में भी हमें बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं I बराबर Q/T होता है। तो आपको ये भी पता है I बराबर क्या होता है N/E/T। मैंने यहां पर कुछ नहीं किया, मैंने Q की जो वैल्यू है उस Q की वैल्यू को इसी फॉर्मूले के अंदर पुट किया है। अगर कभी आपसे ये भी पूछ ले कि 1 एम्पियर करंट्स को प्रवाहित कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी, तो वो भी आप लोग निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे? N बराबर I और T को आप मल्टीप्लाई कर दोगे अपॉन E। तो दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे तो हम लोगों को किसी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं होगी। हम हर एक क्वेश्चन का जवाब, हर एक टॉपिक को प्रॉपरली समझ सकते हैं। हमारा पढ़ने का तरीका क्या है, इस चीज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम लोग कितने सक्सेस हो पाते हैं, हमारा सक्सेस रेशो क्या रहता है, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना स्कोर कर पाते हैं। वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप लोगों ने किसी गाइड के अंदर से क्वेश्चन को याद कर लिया, नहीं। आज की डेट में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती हैं, उन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप रिजल्ट निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, ये आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। नॉलेज किसे कहते हैं ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। नॉलेज इसलिए इसे नहीं कहते कि आप लोगों ने किसी गाइड के अंदर से 1000 क्वेश्चनों को याद कर लिया, ये नॉलेज नहीं है। या किसी ऑब्जेक्टिव सेशन में आप लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं उनको याद कर लिया, ये हमारा नॉलेज नहीं कहलाता। वो जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव सेशन हम लोगों के द्वारा अटेंड किया जाता है, वो हमारे नॉलेज को चेक एंड गेन करने के लिए किया जाता है। उसके द्वारा हमारा नॉलेज पता भी लगता है और गेन भी होता है। गेन कैसे होता है? क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा है, किसी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले जो पढ़ा है उसके अंदर सोचना पड़ेगा, और सोचोगे तो वो हमारा नॉलेज गेन होगा, बढ़ेगा। दोस्तों किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो आप लोग थोड़े से कॉन्सेप्ट वाइज जो आप लोगों को पढ़ा है उससे आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से हम लोग आगे, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उन टॉपिक्स के अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चन पुट होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने किया था कि इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होता है, चार्ज कैसे निकाला जा सकता है, करंट्स क्या होती है, क्या उनके यूनिट्स होती हैं, 1 कूलाम का चार्ज फ्लो कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, करंट्स कैसे निकाला जा सकता है। करंट्स का दोस्तों यहाँ पर देखा होगा कोई एक फॉर्मूला नहीं दिखा आप लोगों को, जैसे ये बताया मैंने उसी से यहाँ पर ये बना दिया। वो तो डिपेंड करेगा कि आप लोगों को वहाँ पर पेपर में क्या दे रखा है। ये भी वही है, सिर्फ मैंने चार्ज की वैल्यू लिखी है यहाँ पर।
आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, टेक्निकल स्टूडेंट्स हो आप लोग। दोस्तों, हम लोगों को किसी भी टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, किस तरीके से टारगेट को अचीव करना है, इसकी आप लोगों को खुद को सोच के एक रणनीति तैयार करनी होगी। रण में उतर गए तो रणनीति तो तैयार करनी ही होगी। किसी रण को तब नहीं जीता जा, विदाउट रणनीति नहीं जीता जा सकता है, ये ध्यान रखना। एक तरह से ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फील्ड, कॉम्पिटिटिव फील्ड आप लोगों के लिए एक रण ही है, और उसके लिए नीति बनाना वो आपका काम है। कभी कभार जब नीतियां सही नहीं बनाई जाती हैं तो हथियार अच्छे होने के बावजूद भी रण को हार जाते हैं। तो इसलिए नीति अच्छी होनी चाहिए। नीति कैसे बनाओगे? अगर नहीं बना पाते हो वो नीति, तो आप नीति बनाने के लिए किसी का सहारा ले सकते हो। वो सहारा कैसे ले सकते हो कि सर हम कैसे पढ़ें? क्योंकि हर एक इंसान की नीति अलग अलग होती है और हर एक इंसान के ऊपर एक ही नीति फिक्स नहीं हो पाती है। ये भी ध्यान रखना कि एक नीति से एक स्टूडेंट तो फाइट कर लेगा, लेकिन शायद हो सकता है दूसरा स्टूडेंट उस नीति से फाइट नहीं कर पाए। तो अपनी अपनी नीति होती है, माइंड होता है, माइंड का वर्क करने का तरीका होता है, हैबिट्स होती हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। मैंने आपको आज गाइड किया दोस्तों, इस तरह से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से, हो सकता है उससे एडवांटेज मिलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से आप रणजीत जाओ। तो उसमें कहीं ना कहीं अपनी थिंक के अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग नीति उसके अंदर आप लोगों को जोड़नी है। जो नीति बताई जाती है आपको वो यूजफुल होती है, लेकिन उस नीति के अंदर आप लोगों को भी अपनी नीति जोड़नी है, तभी जाके आप उस रण को जीत सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको कहीं से भी बाहर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक टॉपिक को पढ़िएगा, टॉपिक को पढ़ने के बाद कोई गाइड उठाइएगा या ओल्ड पेपर्स उठाइएगा, उन ओल्ड पेपर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन को चेक कीजिएगा कि सर ने जो पढ़ाया है उसको पढ़ने के बाद हम उनका जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। आपको पता लग जाएगा अपने आप। या सर ने जो पढ़ाया है उसमें ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन आए इस लेसन के अंदर, वो कवर्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वो कवर्ड हो रहे हैं तो मैं सही पढ़ा रहा हूं, अगर नहीं कवर हो रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं उस चीज़ में कमी है। हाँ, 1-2% क्वेश्चन होते हैं जो अपवाद होते हैं, जिनको ऐसा नहीं है कि उसके अंदर से वो आते नहीं हैं, आते हैं उसी के अंदर से, लेकिन वो क्वेश्चंस बन के आते हैं जो आपको, मैंने बोला ना, अपनी थिंक के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आप लोग किसी चीज़ का रिवाइज करोगे, जैसे जैसे किसी चीज़ का रिवाइज करोगे या बार बार किसी चीज़ को आप समझोगे तो ऑटोमेटिकली माइंड इंक्रीज होने लगेगा और आपके माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे उसी टॉपिक के अंदर से। किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा घुमा के तो आप लोग उसमें अटकोगे नहीं। आप अटकोगे कब? जब आपने ये फॉर्मूले रट लिए होंगे। तो एज इट इज आपको जब क्वेश्चन दिखेगा तो आप लोग कर दोगे। अगर क्वेश्चन को घुमा के दे दिया, मैंने अगर ये नहीं बताया, आपने ये बता दिया था, मैंने Q बराबर N/E होता है ये भी बता दिया था, लेकिन आगे मैंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। कल के दिन आ जाता है I बराबर N/T, तो आप कहते हो सर पता नहीं, हालांकि मैंने बता दिया था Q बराबर क्या होता है, N/E/T ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन कब आएगा? जब हम उसके बारे में सोचेंगे कि हाँ सर ने हम लोगों को इस तरीके से पढ़ाया था, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा।
अगर n की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, अगर आप लोगों को एक इलेक्ट्रॉन्स पर नंबर ऑफ चार्ज दे दिया गया है या पर आपको करंट दे दी गई है, टाइम दे दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिया, तो पहले फॉर्मूला ये बनाना पड़ेगा, तभी n की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग। लेकिन फॉर्मूला बनाना नहीं जानते तो कैसे निकाल सकते हो? हम लोगों को सीखना है, रटना नहीं। मोस्टली मैंने दो कैटेगरी डिवाइड की हैं। जो कैटेगरी डिवाइड की थी स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज नहीं गए, स्टेज सेकंड अभी जो चल रहा है वो तो बिल्कुल बेसिक है, अभी स्टार्ट किया ही नहीं है, मान के चलिए आप लोग। लेकिन हम लोगों को पहले बेस कंप्लीट करना पड़ेगा, वो दोनों स्टूडेंटों को पढ़ना पड़ेगा, स्टेज फर्स्ट या स्टेज सेकंड के। ऐसा नहीं है कि बेसिक उनको नहीं पढ़ना जो स्टेज सेकंड वाले हैं, लेकिन उनको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि उनका पहले से बेस कमजोर है। कई सारे इनको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग जब उसको पढ़ते हैं अच्छी तरह से, हम लोगों को फॉर्मूला याद होगा, क्वेश्चंस याद होंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं अगर उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में रिवीजन करते हैं। न्यूमेरिक पार्ट्स भी आते हैं इसके अंदर हम लोगों को। अगर जैसे कि हम लोग छोटी सी एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सपोज कर लो, मान के चलो आपसे बोल दिया गया है किसी कंडक्टर के अंदर 10 मिली एम्पियर की करंट 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाले टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? या 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। और क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था, 10 मिली एम्पियर की करंट को प्रवाहित कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हों? क्वेश्चन चेंज हो गया। यहां पर मैंने टाइम की वैल्यूएशन दे दी, यहां पर मैंने टाइम की वैल्यू नहीं दी। यहां पर सिर्फ पूछा है 10 मिली एम्पियर की करंट प्रवाहित कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और यहां पर पूछा है कि 10 मिली एम्पियर की करंट 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए। क्वेश्चन लगभग सेम दिख रहा है, लेकिन यहां पर टाइम दिया, यहां पर टाइम नहीं दिया। नंबर इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो समान हो रहा है, लेकिन पूछा क्या गया क्वेश्चन में, यह भी बहुत देखने की बात है। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा यहां पर, तो आपको पता है I बराबर Q/T, मैंने आपको बताया था। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कहीं बात नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, Q की वैल्यू क्या होती है N × A/T। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज हम लोगों को पता होता है, टाइम दे रखा है हम लोगों को कि सर या तो दिया ही नहीं। तो 10 एम्पियर की करंट फ्लो हुई है, वो प्रति सेकंड ही तो प्रवाहित हुई है, और वो कंटिन्यू फ्लो हो रही है तो 10 सेकंड तक भी प्रवाहित हो सकती है, 1 आवर तक भी प्रवाहित हो सकती है, जितने टाइम तक प्रवाहित होगी। प्रति सेकंड फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो करंट कहलाएगी। तो हम यहां पर प्रति सेकंड लेके चलेंगे, N बराबर IT/E। तो मान के चलो अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, करंट्स की वैल्यू है 10 × 10⁻³ मिली। एक बात ध्यान रखना, मिली एम्पियर तो मिली है, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्ट ही 10 ही लिख दिया आप लोगों ने। मिली लिखा है तो 10⁻³ माइक्रो मतलब 10⁻6, नैनो मतलब 10⁻9। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों को, कहीं ऐसा नहीं कि सवाल आते हुए भी आप लोग उसको गलत कर दो। यहां पर हमारी जो करंट की वैल्यू है वो दे रखी है, कितने सेकंड प्रवाहित हुआ 10 सेकंड, इलेक्ट्रॉन 10⁻19 -3 गया, कितना बचा -16। कहने अगर मैं यहां पर 10 में भाग दूंगा इसका तो ये जाएगा 6.24 बार, 6.24 × 10⁻24 × 10 और नीचे क्या बचा है दोस्तों 10⁻16।
ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, आपको पता है अच्छी तरह से, तो आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर 10 और है तो 6.24 10⁻16 तो कितना हो गया दोस्तों 6.24 इंटू 10⁻17। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, 1% ही। अगर हम दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं, फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है, यहां पर हम लोगों को प्रति सेकंड निकालना है। करंट की वैल्यू प्रति सेकंड ही होती है, आपको अच्छी तरह से पता है। तो हम लोग यहां पर लेके चलेंगे I बराबर NE/T, तो N बराबर IT अपॉन ही, I की वैल्यू कितनी है? वही 10 मिली एम्पियर, टाइम 1 सेकेंड, 1.602 इंटू 10⁻−19, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, वही कितनी वैल्यू आएगी 6.24 इंटू -16, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 10 की घात 16। दैट्स ऑल। क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं, लेकिन हम मोस्टली स्टूडेंट 90% स्टूडेंटों की अगर बात की जाए, 10% स्टूडेंट छोड़ दिया जाए, न्यूमेरिक पार्ट देखते ही उसको छोड़ देते हैं। अरे हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो तो गलत होने के चांसेस भी रहते हैं, उसके आंसर कई हो सकते हैं। हो सकता है आप लोगों ने कुछ गाइड में पढ़ा है, दूसरी गाइड में कुछ पढ़ा है, तीसरी गाइड में कुछ पढ़ा है, उससे कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिक पार्ट होगा, उसका आंसर आप लोगों को करेक्ट बैठ जाएगा और ऐसी दिक्कत नहीं आती, उसमें आप लोगों का भूलने का कोई चांसेस नहीं है। तो दोस्तों हम लोग का जो पढ़ने का तरीका है उसको सुधारना है। मैं टाइम टू टाइम क्लास बढ़ाता रहूँगा, 1 घंटे की क्लासेस से काम नहीं चलेगा, लेकिन क्लासेस बढ़ाऊँगा तभी जब जितनी बच्चे लाइव रहते हैं तो वो लाइव स्टार्टिंग से एंड तक रहें। ऐसा नहीं 10 मिनट का वीडियो देखा और कहीं चले गए, 20 मिनट का वीडियो देखा और कहीं चले गए, नहीं, पूरा 1 घंटे क्लास है तो 1 घंटे क्लास पूरा अटेंड कीजिएगा। 2 घंटे क्लास है, 2 घंटे की क्लास पूरी अटेंड कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 10 मिनट देखा, 5 मिनट देखा, 4 मिनट देखा, कोई सेंस नहीं है, वो भी मत देखो। अगर रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट 100% निकलेगा, क्योंकि क्लास में क्या होता है, क्लास में मैं एक बार बोल देता हूं, दोबारा वो रिप्लाई नहीं होता या रिप्ले नहीं होता, यहां पर रिप्ले हो जाएगा। अगर किसी भी चीज में दिक्कत आती है समझने में, तो वही चीज एज इट इज दोबारा रिप्ले हो जाएगी वहां पर। लेकिन ऑफलाइन क्लासेज में उसको रिप्ले होना मुश्किल होता है, हो तो जाता है, मुश्किल होता है। कैसे कि आप अलग से पूछ ले दोबारा, लेकिन हो सकता है पूरी क्लास समझ में आ गई, एक बच्चे को समझ नहीं आई तो वो उसको हिचक जाता है, नहीं पूछ पाता है, तो यहाँ पर रिप्ले करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो आप लोग दोस्तों सही ढंग से अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार करके और उस चीज़ की पढ़ाई करें। और रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो उसकी आप लोग टेंशन बिल्कुल छोड़ दें, सिर्फ एक अच्छी डायरेक्शन में पढ़ाई करें, सही गाइडेंस में पढ़ाई करें। क्वेश्चन सेशन मैंने आपको बोला था, क्वेश्चन सेशन भी चालू हो जाएगा, जैसे 1-2 टॉपिक होंगे तो क्वेश्चन सेशन, क्योंकि थोड़ा तो नॉलेज दें क्वेश्चन सेशन चालू करने से पहले, कुछ तो आना चाहिए क्वेश्चन सेशन चालू करने से पहले कि सर मुझे तो आता है, 1 को आता है, 2 को आता है, 3 को आता है, लेकिन सबको नहीं आता ना, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को पढ़ाना होगा, देन उसके बाद हम क्वेश्चन सेशन चालू करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद, लेकिन मज़ा तभी आएगा जब रेगुलर बने रहोगे आप, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। शायद रेगुलर क्लासेज होती तो सब्सक्राइबर बहुत हो जाते अभी तक, लेकिन रेगुलर क्लासेज तो कैसे हो सकती थी, आपको भी पता है ये चीज़। ऑफलाइन क्लासेज चलाने वाले बंदे थे हम, तो ऑनलाइन अब आए, ऑनलाइन के बारे में टाइम ही नहीं मिला था। आपको पता था 10-10, 12-12, 14-14 घंटे क्लासेज कंटिन्यू होती थी, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते थे। लेकिन हाँ,
अब एक निर्धारित समय हम लोग ऑनलाइन के लिए भी हमेशा के लिए रखेंगे, ताकि वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेज में नहीं आ सकते उनके लिए भी स्टडी मिलती रहे। पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग जिस उद्देश्य से इस YouTube चैनल पर जुड़े हो वो उद्देश्य पूरा हो जाए आप लोगों का। पूरी कोशिश नहीं, विश्वास के साथ कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाकी का कल इसी टाइम पर दोबारा मिलते हैं। तो अभी एक क्लास चल रही है, हम लोग क्लासेजों को बढ़ाएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को जोड़ो, ताकि पढ़ाने वालों को भी मज़ा आए। धन्यवाद दोस्तों।